स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम। लेकिन इस गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मुझे दो टर्म और स्टडी करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर, अब जो एरिया वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसको समझ सकते हैं एक डायग्राम बना के। सपोज दैट दिस इज एनी सरफेस, ये कोई सरफेस हो गई, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ये सब क्या है, ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो सरफेस एरिया फाइंड होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सर्किल हुआ तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर शेप में हुआ तो साइड स्क्वायर, ट्रायंगल हुआ तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो जैसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं वैसे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई भी वेक्टर है, एस वेक्टर है, अगर हम एरिया वेक्टर को एस वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम एस वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो एस वेक्टर इक्वल टू एस एन, वेयर एस इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। लेकिन अगर इसमें एक काम करें कि हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, सपोज दैट सरफेस हो गया। अब ये जो था वो तो क्लियर था कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, उसका तो पता होता है। लेकिन अगर कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है तो फिर हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक एलिमेंट्री पोर्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एलिमेंट्री पोर्शन हो गया डीएस, ये मान भी सकते हैं ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्शन से मिलके ये पूरा सरफेस इस प्रकार से बना होगा। तो मैंने एक छोटा सा ये वाला पार्ट डीएस ले लिया। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो डी एस वेक्टर, इसका मतलब होता है डी एस एन कैप। यही चीज एन कैप भी हुई। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे अब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो डी एस वेक्टर इक्वल टू डी एस एन कैप है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसका टोटल समेशन आ जाएगा। मतलब एस होगा, दिस इज द समेशन ऑफ द डी एस वेक्टर। यू कैन से ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, टोटल उसका एरिया निकाल देंगे। अब इसके बाद समझते हैं कि एक नया पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इट इज नोटेड बाय लेटर फाई, ग्रीक सिंबल है फाई से नोट। फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एस वेक्टर भी हो सकता है, ए वेक्टर भी हो सकता है। तो phi equal to e vector dot s vector। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज क्लियर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये phi कैसी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। दिस इज द सरफेस और ये हो गया उसका एरिया वेक्टर। अभी क्लियर था कि जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करती है। These are the electric field lines, and these electric field lines making angle theta with the area vector। तो यही जो फॉर्मूला है phi equal to e dot s है, उसको बोलते हैं e s cos theta। ये इसका फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अगर इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 क्या हो सकता है, if थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का डायग्राम कैसे बना सकते हैं, थीटा 0 डिग्री का डायग्राम ऐसे बनेगा। ये कोई सरफेस हो गया और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे करके पास होनी चाहिए। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एस वेक्टर। लेकिन E पैरेलल टू एस वेक्टर है तो ये साथ में देखने में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये भी कह सकते हैं E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्लेन सरफेस। लेकिन ये परपेंडिकुलर सोच के 90 मत सोचना। यहाँ पे जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मुझे ये देखना है कि एस वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल है, तो इसलिए 0 डिग्री आया है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स
इफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करके देखना है, पैरेलल नजर आ जाएगा। अब थीटा जीरो, इसमें थीटा जीरो पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री एंड कॉस जीरो वैल्यू इज 1, सो वी गेट ई एस। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इन अंडर व्हाट कंडीशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन है, थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा 90 है, इसका मतलब हुआ थीटा 90 है, इसका मतलब होता है ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर, और यू कैन से ई वेक्टर इज पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल है। अगर ये इस टाइप का सरफेस बना है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनी है तो ये सरफेस के पैरेलल है, लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये आएगा, तो एरिया वेक्टर के साथ में 90 डिग्री बनेगा, लेकिन सरफेस के पैरेलल है। तो इस केस में अगर हम पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90 एंड वी नो दैट cos 90 value is 0, so phi we get phi equal to 0. That means no flux. तो फ्लक्स कब नहीं होगा, नो फ्लक्स की कंडीशन क्या हुई, when electric field lines are parallel to the surface, सरफेस के पैरेलल है तो नो फ्लक्स, और मैक्सिमम फ्लक्स का कंडीशन क्या हुआ, when electric field lines are perpendicular to the surface। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया phi equal to E vector dot S, लेकिन अगर हम लोग एक काम करें कि एक कोई आर्बिट्रेरी सरफेस बनाते हैं और उसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया एलिमेंट, और रिप्रेजेंट करते हैं ds। होल सरफेस हो गया h, तो इसका जो वेक्टर हो जाएगा तो ds वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी इस डायरेक्शन में है, इसके बीच में एंगल है थीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट d phi। d phi means flux through this area element, which is equal to E vector dot ds। Net flux, integrate both the sides, so now we get phi equal to vector d dot vector ds। This is the surface area। इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई आर्बिट्रेरी सरफेस होता है तो किसी भी एक एलिमेंट का निकाल देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ वी गेट द टोटल फ्लक्स और नेट फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर फील्ड लाइन सरफेस से बाहर आ रही है, आउटवर्ड, फॉर आउटवर्ड फ्लक्स द वैल्यू इज पॉजिटिव एंड फॉर इनवर्ड फ्लक्स द वैल्यू इज नेगेटिव। सिंपली है, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा तो फिर आउटवर्ड फ्लक्स होगा पॉजिटिव आएगा, और थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री होगा तो इनवर्ड फ्लक्स आएगा। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज हम एक क्यूब टाइप का बनाते हैं, सपोज दैट दिस इज द सरफेस। अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं इस तरीके से मैंने बना दिया, these are the electric field lines and this face is the left face and this face is the right face। तो from the left face it is clear, लेफ्ट फेस से अगर देखेंगे यहाँ पर फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, लेकिन अगर इसको एरिया वेक्टर बनाएंगे इस वाले सरफेस से तो ये बनेगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे E और S के बीच में एंगल जो हुआ इस केस में 180 डिग्री हुआ। अगर हम सॉल्व करेंगे E S cos 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, सो वी गेट -ES। तो लेफ्ट फेस से -ES कर दिया। अब ऐसे राइट फेस से देखेंगे, इस राइट फेस में क्या होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। कैसे देखेंगे, इसमें E वेक्टर की वैल्यू ये हुई और S वेक्टर इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ये डायरेक्शन की। तो E और S के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री, तो राइट फेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ES cos 0 डिग्री एंड cos 0 वैल्यू इज 1, सो वी गेट ES। तो राइट फेस के लिए +ES है और लेफ्ट फेस के लिए -ES है। तो इसमें क्लियर हुआ कि अगर फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, आउटवर्ड फ्लक्स है, तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो उसमें E और DS के बीच में, E और S के बीच में एंगल अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होने से थीटा 180 हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। तो इसमें देखते हैं ये गॉस लॉ
द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E dot ds equal to 1 upon epsilon naught times net charge. The net flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by that surface. This is the Gauss law. How to prove it? इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं किसी सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, और सिमेट्रिक सिस्टम में मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है, एंड दिस इज द सरफेस S. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस से एक हम छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन निकालते हैं, दिस इज द एरिया एलिमेंट. और इस एरिया एलिमेंट में देखेंगे कि अगर हम देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एरिया एलिमेंट, r इसका डिस्टेंस है, क्या कह सकते हैं r रेडियस हो गया इस स्फेरिकल सरफेस का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड. ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड. अच्छा आप देखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया. उसमें देखेंगे E और ds के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री एंगल हो गया. अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि फ्लक्स लेके चलते हैं. फ्लक्स इक्वल टू यू नो दैट क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds. द डॉट प्रोडक्ट इज E ds cos theta. And what is the angle between E and ds? 0 degree, cos 0. Value of cos 0 is 1. So we get E ds. And what is the value of E? The value of E is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square ds. Electric field due to point charge. The electric field due to point charge at the elementary portion is 1 upon epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Now taken outside from the इंटीग्रेशन. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटीग्रेशन ds. अगर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया और ऐसे सारे एलिमेंट्री पोर्शन से अगर हम बना हुआ इसको मान लें, तो हमारे पास ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ds है इसकी ये होगा TSA ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये हमारा होगा TSA, और टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर. इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे. 4 पाई एलिमिनेट हुआ, r स्क्वायर एलिमिनेट हुआ, बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो नाउ वी गेट द नेट फ्लक्स इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया इसका प्रूफ. अब इसमें कुछ हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0, तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सरफेस है और इसके अंदर जो चार्ज है वो -2 कूलॉम, -1 कूलॉम एंड 3 कूलॉम. अब यहाँ पे देखेंगे कि जो नेट चार्ज होगा वो -2, -1 +3. नाउ वी गेट द 0. सो इस कंडीशन में हमारा फ्लक्स जो आएगा वो 0 आ सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बन सकता है कि सपोज दैट हमारे पास एक डाइपोल सिस्टम है, और डाइपोल सिस्टम के लिए -2 and +2. डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो इस केस में भी हमारा जो नेट चार्ज होगा वो 0 आएगा, -2 +2 कैंसिल आउट, नाउ वी गेट 0. तो इस कंडीशन में भी नेट फ्लक्स 0 होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बाउंडेड सिस्टम है, अगर उसमें जो नेट चार्ज 0 होगा तो उस केस में हमारा फ्लक्स भी 0 होगा.